अस्सलाम वालेकुम। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद को 13% से कम करके 12% कर दिया। ये तवक्को से कम है क्योंकि आम इम्कान ये था कि 2 या 2.5% मज़ीद कमी की जाएगी। कमी करने के लिए बेशुमार वजूहात थी। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन का नंबर था वो 4.1% पर आ चुका है दिसंबर में, और कोर इन्फ्लेशन जिसको नॉन फूड और नॉन एनर्जी कहा जाता है कि अगर उसमें से फूड आइटम निकाल दें और एनर्जी की कॉस्ट भी निकाल दें तो फिर बाकी का इन्फ्लेशन कितना है, वो 8.1% है दिसंबर के महीने का। तो बाई ऑल मीन इसको 10% पे आना चाहिए था इस दफ़ा, लेकिन 10% की बजाय उन्होंने इसको 12% रखने को तरजीह दी। एक तो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फ़ंड का दबाव है हमारे ऊपर मुसलसल कि इसको एक बड़ी हम कॉशियस अप्रोच रखें, वो कॉशियस अप्रोच जो है हमें बड़ी भारी पड़ रही है क्योंकि आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है और इंटरेस्ट रेट्स हमने मुसलसल ऊपर रखे हुए हैं। उसकी फ़िस्कल साइड के ऊपर भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, और इकनॉमिक रिवाइवल की भी अगर बात करें तो इकनॉमिक रिवाइवल के लिए भी कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि जब भी आप बोरोइंग करने जाएंगे बड़े कारोबार तो उन्हें ज़्यादा नरखों के ऊपर पैसे मिलते हैं। अगर आपका पॉलिसी रेट नीचे आ जाए, सिंगल डिजिट में आ जाए, जिसको अभी आ जाना चाहिए अगले 1-2 महीनों के अंदर, तो फिर उनके लिए ज़्यादा बिज़नेस वायबल हो जाएगा कि वो 10-12% के ऊपर पैसा मार्केट से उठाएँ, बैंक से उठाएँ और उसके ऊपर अपने कारोबार की बुनियाद रखें। 14-15% जो भी पड़ जाता है उनको कॉस्ट, वो नहीं पड़नी चाहिए। ये तो एक बुनियादी नुक्ता है, लेकिन उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है। एक तो ग्रोथ के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। वो कहता है 2.5% से 3.5% ग्रोथ हो सकती है। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी इस रफ्तार से बढ़ रही हो तो उसको 2.5-3% का मतलब ये होगा कि आपकी अनएम्प्लॉयड फोर्स में तेज़ी से इजाफा होता जाएगा, जो पिछले चंद सालों से हो रही थी। तो इस साल भी मज़ीद इजाफा होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ आपकी ना होने के बराबर है। ओवरऑल जो फर्स्ट क्वार्टर के GDP ग्रोथ के नंबर हैं वो 0.9% है, ना होने के बराबर है। और उसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि इस साल आपकी एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो नहीं कर रही। पिछले साल आपकी एग्रीकल्चर वीट क्रॉप की वजह से बहुत ऊपर गई थी। इस दफ़ा लोगों ने वीट लगाई नहीं क्योंकि वीट में पंजाब में जो हाल हुआ है कीमतों के ऊपर, तो लोगों ने उतनी वीट सोइंग नहीं की। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है इस साल ग्रोथ के नंबर्स के ऊपर। ये एक मैटर ऑफ वरी होना चाहिए हमारे लिए और हमें सीरियसली फोकस करना चाहिए कि अगर एग्रीकल्चर को तो हम अभी कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर अगर बेहतरी लाई जा सकती है तो उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। रुपया हमारा बहरहाल स्टेबल है, इनफ्लोज रिमिटेंसेस की वजह से बहुत अच्छे हैं। सूरत हाल आपके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बार बार लोग शोर में चाहते हैं कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन बहुत हुआ है, बहुत से नौजवान बच्चे पाकिस्तान से बाहर चले गए, उसका आपको एक फ़ायदा यह है कि $3 अरब पर मंथ इमरान खान की जो मर्ज़ी कॉल थी उसके बावजूद आपको हर महीने $3 अरब का पैसा आ रहा है। $36 अरब सालाना आपको बरामदात से ज़्यादा रिमिटेंसेस की मद में पैसा आएगा, और यही इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी लाइफ लाइन है। जो 2 मेन हमारे आज के लिए टॉपिक्स हैं प्रोग्राम के लिए, जो पोलिटिकल साइड पर आ जाए, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस की राय से बड़े वाज़े तौर पर नज़र आता है कि वो 26वीं आइनी तरमीम के जो असरात हैं उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो इससे नाखुश हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज़ादी है, जो अदलिया की आज़ादी है, उसके ऊपर कोई तलवार उनके सर के ऊपर नहीं लटकती होनी चाहिए। जो बेंचों की तश्कील का अमल है वो एग्जेक्टिव से बिल्कुल दूर होना चाहिए, उसमें कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। आइनी बेंचों की तश्कील का जो तरीक़ाकार 26वीं आइनी तरमीम में अपनाया गया, उसके तहत तो अब सरकार साथ बैठ के पहले तय करती है कि बेंच कौन सा बनेगा, उसके तहत ही उसके सामने वो मुकदमा लगता है जिसमें सरकार खुद फरीक होती है। तो ये बुनियादी जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के ही मुनाफी है जिसमें अदलिया को आपकी एग्जेक्टिव से बिल्कुल एक अलहदा इंडिपेंडेंट हैसियत हासिल है ताकि वो आज़ादी से फ़ैसले कर सके। तो एक मामला है सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सामने भी, और एक केस जो है वो आज जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने भी था जिसमें उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार के ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं लगाया, उनको बल्कि उस चार्ज से हटा दिया, केस उनसे वापस ले लिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग पोजीशन होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या सूरत हाल उनको सामना होगा और क्या पोजीशन वो इख्तियार करेंगे गोइंग फॉरवर्ड जब बेंचों की तश्कील का केस सामने आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज फुल कोर्ट की तजवीज़ दी है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बननी चाहिए क्योंकि वो केस उनसे हटाकर किसी और बेंच को लगा दिया गया था, तो वो बुनियादी जो असूल है उसी के मुनाफी है। तो वो तो इस हद तक कहे कि जिन्होंने ये केस हटाया था वो जो जजेस कमेटी है या वाइनी बेंच है, दोनों के ऊपर भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग बनती है, लेकिन वो लगा नहीं रहे। तो इस इशू के ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि कल 28 तारीख को हुकूमत बैठेगी अपनी कमेटी लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टॉक्स के लिए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शामिल होगी या नहीं शामिल होगी, हाँ होगी या ना होगी? क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन की तश्कील का ऐलान करेगी या वहाँ से जवाब आएगा कि नहीं हम नहीं बनाएंगे? तो इन सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ जो पैनल में शुरका हैं
बैरिस्टर उमैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब हैं सीनियर सियासतदान, और बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं रहनुमा PMLN से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट वाला मामला ही ले लें। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हम लोग जर्नलिस्ट या सियासी लोग तो सवाल उठाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इसके ऊपर बड़ी खुले अंदाज में बड़ी पुरजोर आवाज़ें आ रही हैं, जिसमें मंसूर अली शाह साहब को हम कोट कर सकते हैं। ये बेंचों की तश्कील का मामला भी आपकी 26वीं आईनी तरमीम के नीचे अब गुडमुड सा हो गया है कि कहाँ पर आईनी बेंच का रोल शुरू होना है और कहाँ आके ख़त्म होना है। तो अब क्या बनेगा? बिल्कुल इसी तरह है जी। जो 20 पेज की आज जजमेंट आई, उसको अगर आप गौर से देखें उन्होंने तो सीधा सीधा क्वेश्चन उठा दिया कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एक ऑर्डर पास किया गया और एक ऑलरेडी फिक्स मैटर था जिसमें जुडिशल ऑर्डर पास हो गया, वो किस तरह से वापस लिया जा सकता था, क्योंकि जुडिशल ऑर्डर को हमेशा फौकियत हासिल है। जुडिशल ऑर्डर को आप कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर सेट असाइड नहीं कर सकते। तो किस तरह से अंडर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक बनी हुई कमेटी ने वो केस को विड्रॉ किया और बाद में आईनी बेंच को भेज दिया, और आईनी बेंच वाली कमेटी ने किस तरह से उसकी मार्किंग उस साइड पे कर दी। और ये सवाल बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जब भी आगे हिस्ट्री गेज करेगी, 26वीं आईनी तरमीम को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमले के तौर पे देखा जाएगा। बुनियादी तौर पे देखें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने रोल वाजे किया हुआ है। एग्जीक्यूटिव का एक रोल है, पार्लियामान का एक रोल है, अदलिया का भी उसी तरह एक वेल डिफाइंड रोल है। 100% हमला है। देखें, PTI इसमें फ्रीक है इसके PTI 26वीं आईनी तरमीम 100% है, बिल्कुल आईनी बेंच के सामने आपके वकील पेश होंगे। कौन है वकील? आप बेसिकली सलमान राजा साहब इसको देख रहे हैं। हाँ जी, आप तो मेरे ख्याल खुद इसमें फ्रीक है, मुस्तफा नवाज कोकर साहब। जी बिल्कुल, पिटिशनर हूं मैं जी, अलॉन्ग विद अख्तर मिंगल साहब, फहमीदा मिर्जा साहिबा और मोहसिन तामिर साहब। तो फिर तो बड़ी मजबूत आवाज़ें तो मजबूत हैं, लेकिन सुनवाई तो हो। आज भी हमारी जो इस्तदा थी, आज व्हेन द पिटिशंस केम अप फॉर हियरिंग, तो हमारी तो यही इस्तदा थी, बल्कि सिर्फ हमारी नहीं बल्कि और भी दीगर जो पिटिशनर्स थे सबकी यही यकवाज़ होकर इस्तदा थी कि जनाब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये बेंच उसी की क्रिएशन है, और मुनासिब ये होगा कि ये जो केस है ये फुल कोर्ट सुने। तो उस पर जजेस ने क्या कहा? और उसके ऊपर वकला साहिबान के साथ सवाल जवाब होते रहे कि फिर अगर ये फुल कोर्ट की तरफ मामला रेफर किया जाए तो फिर क्या ये हम चीफ जस्टिस साहब को भेजेंगे या ये हम खुद ही ऑर्डर कर सकते हैं कि एक फुल कोर्ट बने। तो ये टेक्निकलिटीज़ के ऊपर आर्गूमेंट्स तो होते रहे, लेकिन फिर 3 हफ्तों की तारीख दे दी गई। अब उसमें इतना इम्पोर्टेंट मैटर है और पूरे पाकिस्तान को, जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन को इतना कंसर्न करता है। ख्वाहिश तो शायद हमारी ये थी कि ज़रा जल्दी इसके ऊपर फैसला साजी होती कि ये मामला आखिर कहाँ जाना है और किसने सुनना है। और फिर हम आज तीन जगह पे कुछ रिलेटेड मैटर्स थे। एक जस्टिस मंसूर अली शाह वाला मामला जिसमें उन्होंने फुल कोर्ट की तजवीज़ दी है, फिर उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील लगी हुई है जिसके ऊपर 6 रुकनी बेंच बैठा हुआ था, फिर एक आईनी बेंच है जो 26वीं आईनी तरमीम पे बैठा हुआ है। तीनों चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन ये कोर्ट सारी आपकी इंगेज है इस वक्त इस मामले में। और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई है मलिक साहब, हम जब वो बाहर निकले वहाँ से अदालत से और अभी खड़े हुए थे आपस में गपशप लगा रहे थे, तो खबर आई कि JCP का इजलास भी बुला लिया गया है फरवरी के मेरे ख्याल से 11 तारीख को, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जज साहिबान की अपॉइंटमेंट का एजेंडा रखा गया। एक तरफ हम इस्तदा कर रहे हैं फुल कोर्ट की, और फिर अगर ये 3 हफ्तों बाद हमारा केस टेकअप होता है और इसी दौरान 17 की बजाय 25 जज हो जाते हैं तो वो जो कॉम्पोजिशन है फुल कोर्ट वो भी चेंज हो चुका होगा। तो ये अब जिस तरह वो हम देखते आए थे कि वो डॉजिंग कार्स होती थी बचपन में, जो हम बड़े शौक से जाया भी करते थे। अब तो अदलिया का निज़ाम जिससे इंसाफ हासिल करना वो भी एक डॉजिंग कार बन गया कि कहीं आपको आउटस्मार्ट हर वक्त करने के लिए कोई आपको हिट ना कर रहा हो। ये तो ऑनेस्टली जो इंस्टीट्यूशन है, निज़ाम इंसाफ है, इसके ऊपर तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा अगर इस तरह की चीज़ें होंगी। बिलाल साहब, क्या आप महसूस करते हैं जो इनकी ऑब्जर्वेशन है कि लोगों का एतमाद उठ जाएगा अदलिया की आज़ादी से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सबसे पहले तो जो आपने इब्तदाइया में बात की ना जी मईशत के हवाले से, तो आज आपने ख़ुद बताया कि पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स मतलब कि 1% मज़ीद कमी हुई है, और तकरीबन 22% पे पॉलिसी रेट था जब हमारी हुकूमत आई, अब 12% पे आ गए। दिस इज़ अ गुड साइन। और मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की एक जो हमने सफ़र देखा है उसमें एक और कड़ी है, और इंशाल्लाह
हम उम्मीद करते हैं कि इसी मोमेंटम से आगे चलता रहेगा। देखिए नदीम साहब, जो ये बात है ना ये 26वीं आईनी तरमीम की, मैं बार बार ये मुझे याद है जब ये बहस हुई थी तो मैं फिर से आइन का एक शिक निकाल के बैठा हूँ जो मैं इसी स्टूडियो में मुझे याद है बार बार दोहराई थी, और मैं फिर से एक दफ़ा दोहराना समझता हूँ कि ज़रूरी है। मगर उससे पहले कि मैं उस पर आऊँ, पीटीआई के किरदार पे उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने 1-2 दिन कबल ही देखा, मौलाना साहब ने शायद एक बयान दिया हुआ था कि इसमें पीटीआई शामिल था। उन्होंने ये फैसला किया था कि हम इसके हक़ में वोट नहीं देंगे, और मुझे याद है उन दिनों में सलमान राजा साहब ने बाकायदा कहा था कि अब हमें जो, बल्कि उन्होंने उस टाइम पे पीटीआई ने क्रेडिट लिया था कि 26वीं आईनी तरमीम की बात जहाँ से शुरू हुई थी और जहाँ पे ख़त्म हुई है, ये जो चेंजेस आए हैं, जो बेहतरियाँ इसमें आई हैं, उसका उन्होंने क्रेडिट लिया कि हमारी वजह से और मौलाना साहब के स्टैंड की वजह से हुई। लेकिन और उन्होंने ऑब्जर्वेशन की तरफ नहीं आ पाए। इन्होंने कहा कि लोगों का इत्मीनान उठ जाएगा अदलिया की आज़ादी के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम से, उसने सुप्रीम कोर्ट के साथ आपने ये कुछ कर दिया। नहीं सर, मैं आई एम कमिंग टू दैट, बट आई एम सेइंग जो आपने पीटीआई वाली बात की थी ना जी उनके किरदार के ऊपर, तो आज जो पीटीआई कोर्ट में है उन्होंने उस टाइम पे बाकायदा कहा था कि हमें इस पर कोई खास एतराज़ नहीं, मगर क्योंकि हमारे एतराज़ात हैं इस प्रोसेस के तहत के मुतल्लिक, तो इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, हम इसके हक में वोट नहीं डाल रहे। आई थिंक पीटीआई चाहती थी कि 5 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उसके ऊपर आईनी बेंच बनाया जाए, ये मुतालबा आप अखीर में कर रहे थे। मगर हमारा शुरू में यही रहा कि ये टाइम ही नहीं है अमेंडमेंट का। देखिए एक मैंडेट डिस्प्यूटेड है, उस चीज़ से हम निकले ही नहीं है। ये तो आप उस वक्त करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करें जब आप बेसिक डे टू डे प्रॉब्लम से तो निकल आए। अभी जिस हम भंवर में फंसे हुए हैं, देखिए लेकिन उस मुशावरे में तो आप शामिल थे। नहीं, हमारी मौलाना साहब से इन चीज़ों पे, मगर हमारा कैटेगोरिकल ये रहा, इसीलिए हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उससे बॉयकॉट किया और अमेंडमेंट्स को अपोज किया। हम किसी तरह से भी इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे। बॉयकॉट किया था, मौलाना साहब ने ये कहा था कि उसके हक में वोट नहीं देंगे, मुशावरे तो ये करते रहते थे। दूसरा ये कि जहाँ तक मामला है, देखिए एक आइनी तरमीम को, अब मेरे तो नज़दीक आइन इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि आइन में जब एक तरमीम हो जाए दोनों हाउसेस की 2/3 से, तो आर्टिकल 239(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसएवर। और इसी का नेक्स्ट सब आर्टिकल 6 कहता है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड that there is no limitation whatever on the power of the Majlis-e-Shura Parliament to amend any of the provisions of the Constitution। तो मेरे नज़दीक तो इसके बाद कि आइनी बेंच में लगना है, फुल कोर्ट लगना है, मेरे नज़दीक तो ये सवाल की बेमानी है। प्रिंसिपल है हमारे आइन के अंदर जिसमें आप अदलिया की आज़ादी को लिमिट नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट की। ये जो आपकी 26वीं आईनी तरमीम है ना, बराह रास्त उससे मुतसादिम है। पता नहीं आप लोग जो मर्जी कहें, लेकिन मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग उसको लिमिट कर रहे हैं। उसकी 18वीं तरमीम चैलेंज हुई, 21वीं तरमीम चैलेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट इससे बहुत आगे आ चुकी है, इसको ऑलरेडी वो इंटरप्रेट कर चुके हैं, इसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब देखना ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रिंसिपल पे हमला हुआ है कि नहीं है, ये कोर्ट ने डिटरमिन करना, और किस कोर्ट ने करना है ये भी सवाल फुल कोर्ट ने करना है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आज वाला फैसला बेसिकली उसकी तरफ इंडिकेशन है। उन्होंने आर्टिकल 203J का हवाला दिया है कि फुल कोर्ट, और फुल कोर्ट कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसका सिर्फ और सिर्फ इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। और देखिए जी, देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस, मंसूर अली शाह साहब की पहले भी एतराज़ात थे। ही इज़ वन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द जुडिशल कमीशन, जो कि फिर ये आइनी बेंचेस लगाता रहा है। उसी आइनी तरमीम के तहत फिर बेंचेस या रोस्टर ऑफ जजेस जिसने फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने हैं, वो उसका तयन तो जेसीपी की मीटिंग्स में होता रहा है। मंसूर अली शाह साहब भी उसमें शामिल रहे हैं, और उसमें बल्कि मेरे ख्याल से कुछ जजेस ने तो अपने नाम भी प्रपोज करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जब ये पहली दफ़ा मीटिंग्स हुई थी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने थे। तो देखिए वो तो इन इफेक्ट आ गया है, और यही जज हजरात जो हैं, दे हैव बीन सिटिंग इन मीटिंग्स ऑफ द जुडिशल कमीशन विच हैज़ बीन अपॉइंटिंग दीज बेंचेस एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मेरे नज़दीक तो जी अभी भी ये प्रैक्टिस ऑफ जो मेरे नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इस तरीके से चैलेंज करना या उसको कंसिडर करना भी विल बी जुडिशियल ओवररीच। बट जुडिशरी कर ले तो शायद सुप्रीम कोर्ट बच जाए, अगर ना किया तो सुप्रीम कोर्ट बचेगी। नहीं देखिए, बचना अगर तो गुड टू सी यू वाला कोर्ट बचना वाला कोर्ट है, तो फिर तो मेरे ख्याल से ये वाला मामला बेहतर है जी। गुड टू सी यू भी बचने वाला नहीं था, वो भी कुछ और तरफ चला गया। इससे पहले गुड टू सी यू ही था ना सर। एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, माजी में 2 मौके ऐसे थे, आप मुस्तफ़ा साहब इसके ऊपर शायद बेहतर रोशनी डाल सकें। जब स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट हुई थी, PMLN ने वो वाक़या किया था, उस वक्त कोर्ट तकसीम हुई थी, आपकी सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई थी। फिर जस्टिस फाइज ईसा वो दूसरी तरफ खड़े थे, बाकी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरीती जजेस एक तरफ खड़े थे। तो 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग डिवीजन्स रिसेंट हिस्ट्री में हमारे पास मौजूद हैं। क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? अगर हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट में डिविजन्स नहीं है तो ये गलत होगा। डिविजन्स तो हैं, वो तो सामने नज़र आ रही हैं। इस वक्त इन इफेक्ट 2 सुप्रीम कोर्ट्स ऑपरेट कर रही हैं, एक आइनी और एक गैर आइनी। अब
हम ये कह नहीं सकते कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की और आला अदालतों की इस मुल्क के अंदर कोई अच्छी तारीख है। निज़ाम इंसाफ के हवाले से देख लें तो हमारी दुनिया के अंदर जो रैंकिंग्स हैं वो बदतरीन रैंकिंग्स हैं। फिर डिक्टेटर्स को आइन के अंदर तरमीम करने देने का इख्तियार हो, सिविलियन वज़ीर आज़मों को जेलों के अंदर फेंकना हो, हमारी अदलिया की तारीख को इतनी शानदार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जो हमला किया गया है उसमें आपने न सिर्फ कॉम्पोजिशन ऑफ बेंचेस भी अपने हाथ में ले लिए हुकूमत ने, एग्जीक्यूटिव ने, बहुत काबिल इतराज़ है, वो बहुत काबिल इतराज़ है, और साथ ही साथ आपने उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने का एक मैकेनिज्म भी बना दिया। तो वो जज साहिबान जो वहां पर बैठकर हमेशा अपने कंधे के पीछे देख रहे होंगे और उनकी कोशिश होगी कि हम हुकूमत के खिलाफ फैसले ना दें, कि हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सवालात उठाए जाएंगे, हमसे बासपुरस होगी, तो आज़ादी कहाँ गई? तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो एक बुनियादी खदोखाल है हमारे आइन के स्ट्रक्चर का, उसको इस आइनी तरमीम ने हिट किया। और फिर मैं वो कल परसों बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट थी कि पार्लियामेंट का जो इख्तियार है हम उसको चैलेंज नहीं होने देंगे। अगर तो ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट होती तो सर तस्लीम खम था आपके सामने। देखना खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस सेनेट के हुए ही नहीं, और सेनेट का जो कॉम्पोजिशन था वो नामुकम्मल था। रिजर्व सीट्स का फैसला वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अगर ये दो फैसले अपने वक्त पर होते, सेनेट के इलेक्शंस भी हो चुके होते खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का हक था, रिजर्व सीट्स मिल चुकी होती तहरीक इंसाफ को, जो तहरीक इंसाफ का हक था, तो एक एक वोट से दोनों हाउसेस में, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी ये तरमीम पास हुई है। ये ना हो सकती फिर तो ये डिलिबरेटली मैनिपुलेट करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट के इलेक्शंस को भी रोक के रखा गया, रिजर्व सीट्स के फैसले को भी रोक के रखा गया। तो जहां पर इतना बड़ा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये इलेक्शंस कैसे मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मेजोरिटी जिसने ये पास किया है वो इंजीनियर्ड है, वो इलेक्टेड नहीं है। और फिर हमने टीवी के ऊपर वो स्टेटमेंट्स देखी हाउस के अंदर खड़े होके, जो अख्तर मेंगल साहब की जमात से ताल्लुक रखने वाले जो सेनेटर थे, उन्होंने क्या कहा कि उनको गायब कर। अख्तर मेंगल साहब ऑन रिकॉर्ड है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन रिकॉर्ड है कि क्या हो रहा वो तो आपके साथ पिटिशनर है ना, वो तो कोर्ट को बराह रास्त बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब इस तरीके से अगर आप फंडामेंटल चेंज करें आइन की और फिर आप कहें कि नहीं कि ये बड़ी मॉरल जस्टिफिकेशन है इस अमेंडमेंट की, तो वो नहीं है। और अगर अदलिया ने अपने आप को बचाना है फ्रैंकली, तो देखें ये जिस तरीके से मैं पिछले 20-22 साल से 2001 में लॉ किया, फिर इस प्रोफेशन से शुरू के 8-10 साल वाबस्ता रहा, एक बड़ी ऑनर की बात समझी जाती थी कि कोई अगर लीगल फ्रेटर्निटी में से जब कोई जज बनता था, एलिवेशन होती थी, एक ऑनर की बात थी। आज ये किस तरह कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है? आप बार रूम्स में जाएं, लोगों से गुफ्तगू करें, इस सारे प्रोसेस की सैंक्टिटी खत्म होकर रह गई है। ये तो भर्तियां हो रही हैं। खैर उस पर मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन ये बैरिस्टर उमैर साहब, ये जो डिवीजन है ये पॉजिटिवली इसको आउटकम होगा या इसका कुछ एक, क्योंकि दो मौके हमारे अभी रिसेंटली जो गुजरे हैं बड़े तगड़े वाले नहीं है। वो जो स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट वाला था उस वक्त तो 2 अदालतें लग गई थी। बेशक, बिल्कुल। देखें ओवरऑल देखें जजेज एक तरह से नहीं सोचते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। आइन की इंटरप्रिटेशंस के सवाल होते हैं, लॉज की इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं। अगर जजेज एक डिफरेंट उसमें ओपिनियन लगते हैं, डिसेंट करते हैं, और डिसेंट बड़ी ज़रूरी होती है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी फैसले में डिसेंट आती है तो ये खूबसूरती है, क्योंकि एक सोचने का नज़रिया है। मगर पॉलिटिकल लाइंस पे, अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे चीज़ डिवाइड हो जाए, अगर सिस्टम की बका और जो है ना ख़त्म करने के लिहाज से हम उस तरह से सोचने लग जाएं और अलाइनमेंट अगर उस तरह से, फिर वो ख़तरनाक है, वो नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम ने उन चीज़ों को हवा दी है। बेसिकली तो उन्हें क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ही अपनी राह को तकसीम भी करना है या यकजा करना है, जो भी करना है क्वेश्चन ऑफ लॉ रहना चाहिए। पॉलिटिकल कंसिडरेशन तो होनी नहीं चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया आज़ाद हुई है, मजबूत हुई है, या अदलिया की ज़्यादा सलब हुई है। इस सवाल का जवाब 100% सलब हुई। अभी आप अपॉइंटमेंट्स देख लें, अपॉइंटमेंट में जजेस क्या खुद नहीं एक्सप्रेस कर रहे कि हम तो आउट नंबर्ड हो गए, जो हुकूमत चाहती है। अगर 10 में से 12 जजेस जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिकमेंडी हों और किसी हाई कोर्ट में आ जाएं, तो वो किस तरफ चीज़ें जा रही हैं? बिलाल साहब। नदीम साहब, मेरे सामने कॉम्पोजिशन है जी, ये जो अब JCP की कॉम्पोजिशन है, 13 मेंबर्स हैं, और उसमें से जिसको आप हुकूमती या ट्रेजरी मेंबर कहें वो 4 हैं। इसमें अभी भी मेजॉरिटी जजेस की है। 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 2 अपोजिशन के मेंबरान हैं, 7 तो यही हो गए 13 में से, मेजॉरिटी यही बन गई।
4 हुकूमती या ट्रेजरी मेंबर्स बनते हैं, जो आपके असेंबली और सेनेट से आने हैं, और लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल हैं, और एक टेक्नोक्रेट हैं टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। चलें, आप ये भी मान लें कि ये भी बार के नुमाइंदे भी आपके जी नहीं देखिए, ये तो फिर ये देखिए, अच्छा आप बार को ही मिला दें तब भी हम पूरे मेजॉरिटी नहीं बनती। आप खातून या माइनॉरिटी के रब को मिला लें, 6 लोग ये फिर भी बनते हैं। अगर आप इन सबको हमारे खाते में डाल बाकियों में से मैं अभी राय नहीं दे सकता। राय दी तो कंटेम्प्ट के जुमरे में आ जाएगी, नहीं तो मैं राय दूं तो वो मसला हो जाएगा आपको। नदीम साहब, बात ये है, नहीं देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल का अगर हुकूमती मौक़िफ़ को सपोर्ट करता है तो आपको वो कहते हैं हुकूमत का बंदा है। एक बंदा जो कोई माइनॉरिटी से, विमेन से हुकूमत के मौक़िफ़ को अगर किसी असूल को सपोर्ट करता है, वो भी जो स्पीकर साहब ने लगाना है वो भी वोट आपका है, जो बार का लगाते हैं वो भी आपका है। इवन देन अनलेस 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और 2 आप सिर्फ ऑपोजिशन के मेंबर्स को कर ले तो ये 7 लोग दे फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ। सर बिलाल साहब, जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाली कंपोजिशन है ना, मैं उसके ऊपर टीवी पे बैठ के राय नहीं दे सकता। नहीं तो मैं राय दूंगा तो फिर मुझे भी नोटिस आ जाएगा। वो तो फिर आप कहते हैं ना कि कोई भी अगर शख्स जो है वो हुकूमती मौक़िफ़ को कंपोजिशन पे असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश जो है ना, वो दुरुस्त फैसला नहीं है। बात करने का मकसद बेंचों की तशकील के ऊपर असरअंदाज होने की कोई कोशिश तासुर यहाँ पे ये दिया जा रहा है जैसे हुकूमत बैठ के जजेस को अपॉइंट कर रही है। दिस इज नॉट द केस। द गवर्नमेंट हैज या ट्रेजरी के पास एक रिप्रेजेंटेशन जरूर है जेसीबी के अंदर। बेंच बनाने का तरीकाकार है जी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का तरीकाकार है, वो काबिल इतराज है, वो दुरुस्त नहीं है। नहीं देखिए, अगर आप टोटल ऑटोनॉमी रहनी चाहिए थी, रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए था। रूल बेस्ड ही होता है कि आप 5 सीनियर मोस्ट ले लेते, 7 सीनियर मोस्ट ले लेते, ताकि आप लोगों को उसमें अपनी पसंद नापसंद का दखल सरकार को नहीं देखिए, ये जुडिशल कमीशन फैसला करता है और उसके अंदर हुकूमत की भी रिप्रेजेंटेशन है, पहली दफा ऑपोजिशन की भी रिप्रेजेंटेशन है, मेजॉरिटी सबसे बड़ा उसमें ग्रुप आज भी जजेस का है, और देयर इज फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्टीज। बल्कि फर्स्ट टाइम ऑपोजिशन को भी इसमें ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक ले। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ बातचीत के लिए दोबारा रब्ता करेगी या उस कमेटी के साथ बैठेगी या नहीं बैठेगी? उमैर नियाज़ी साहब, सुबह हुकूमत ने तो ऐलान किया हुआ है कि कमेटी का इजलास होगा। अब आप बताइए, आपने मिलने जाना है कि नहीं जाना है? ये अजीब सी शादी होगी जहाँ दूल्हा जाएगा ही नहीं। बात है देखें, दूल्हा कैसे, आप ये कैसे तय हो? ये क्योंकि देखें स्टेज हमारे लिए सजा है, जो मर्जी ये कह लें। देखें ओवरऑल हमने मुज़ाकरात ओपन किया थे, हमने कहा कमेटी सबसे पहले हमने बनाई, अपना एजेंडा सेट किया और उस चीज़ पे ये किसी हद तक माने। मगर देखें तीसरी नशिस्त के बाद इन्होंने ख़ुद एक गोलाबारी शुरू कर दी। आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा के देख लें, इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट, फिर उन्होंने कहा जी ये तो हमारे खिलाफ चार्जशीट है। हालांकि TORs तक तो अभी बात ही नहीं पहुंची थी। बात किस हद तक है कि चौथी मीटिंग से पहले इन्होंने हमें किस चीज़ का इंडिकेशन देना था कि क्या ये कमीशंस 2 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। इतनी सी बात पहले बाइकआउट कर दिया, सुबह जाते बैठते, हो सकता है वो कमीशन बनाने का इरादा रखते हैं। 16 के बाद 7 दिन तो हो गए थे। अब क्या हुकूमत हफ्ता इतवार को छुट्टी भी होती है? हुकूमत कोई बिजनेस नहीं करती, ये बैंक है कि हुकूमत है? मतलब ये तो इस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं। 2 दिन पहले बाइकआउट जो करता है, जो सुबह जाके नाल बैठते, हो सकता है वो कहते हैं हमने कमीशन ही बनाना है, ये बैठिए मेरे साथ बनाते हैं। अभी भी ये हमारे लिहाज से इनमें बंदिश तो कोई नहीं है। जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट है 2017 का, वो कहता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस कर दें तो हमारी कमेटी शायद फिर बातचीत कर ले, अदरवाइज नहीं जाएंगे। नहीं 100% उसमें क्लैरिटी है। वो तो मुज़ाकरात खान साहब ने कॉल ऑफ किए। देखिए ये कमेटी ने कॉल ऑफ किए होते तो शायद डिफरेंट बात होती। अब खान साहब ने क्योंकि कॉल ऑफ कर लिया, अगर दोबारा स्टार्ट भी होंगे तो खान साहब की अप्रूवल से होंगे। वह खान साहब ने हर काम की तरह उन्हें बहुत जल्दी होती है, इसमें भी उन्होंने बाइकआउट करने में जल्दी की। 2 दिन इंतजार करना चाहिए। नहीं इंतजार देखें कर भी सकते थे, मगर देखें उसके लिए कुछ होना चाहिए था ना। देखिए माहौल किस तरह का क्रिएट किया जा रहा था। खुद इन्होंने अदादो शुमार के साथ लगे जी इनके तो बंदे सजा हो गए, ये पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, इस पे तो बन ही नहीं सकता। मतलब बिलाल साहब से पूछते हैं, बिलाल साहब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट अगर उसमें 9 मई के ऊपर ये साबित कर देता कि PTI ने सारा काम किया, 200 जगहों पे जो अटैक हुए सारे PTI ने किए, तो आपका तो भला हो जाता, हाथ मजबूत हो जाते। आप क्यों भाग रहे हैं इससे? नदीम साहब, हम किसी चीज़ से भाग नहीं रहे। देखिए 2 बातें। सबसे पहले तो आप आ जाएँ टाइमलाइन पे, कहने कहें जी क्योंकि हमें 5 दिनों में जवाब नहीं मिला। आपने सही कहा कि अगली मीटिंग में आके आपने जो बात करनी थी। पहली 3 मीटिंगों की कहानी क्या है? पहली मीटिंग में यह है, कहते हैं जी हम 3 बंदे हैं, बाकी लोग आ नहीं सके। हमने कहा ठीक है। दूसरी मीटिंग 2-3 हफ्ते बाद आई। दूसरी मीटिंग के अंदर फिर बगैर तैयारी आए और उन्होंने कहा कि अब हमें मज़ीद वक्त चाहिए
हमने खान साहब से मुलाकात भी करनी है, हमें मजीद वक्त चाहिए तैयारी का। तीसरी मीटिंग के अंदर आके इन्होंने पहली दफ़ा तहरीरी काम किया, महीना डेढ़ इन्होंने खुद लगाया, दे वर अनप्रिपेयर्ड देमसेल्व्स। और हमारी साइड से हर दफ़ा उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मजीद वक्त लें, इस चीज़ की कोई डेडलाइन नहीं है, और अच्छे माहौल के अंदर मीटिंग हुई, अच्छी बात है, और आगे यही फोरम होगा जिसके ऊपर हम कौमी इशूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। माह में आपको एक बात का तो पता था, पहले दिन से वो कह रहे थे जुडिशियल कमीशन बनाए, तो 6 हफ्तों में कम से कम आपने अपना ज़हन तो बना लिया होगा ना कि हमने कमीशन बनाना है। नहीं नदीम साहब, देखिए बाद में जो TORs आए उन्होंने ये कहा कि ये बताएं खान साहब को गिरफ्तार करने का तरीक़ाकार क्या था। उन्होंने ये नहीं कहा कि 9 मई का तयन करें और जिसने जो भी इसमें मुलव्वस है इसको पकड़ें और इसको आप करें, ये नहीं था। उसके इर्द गिर्द सारे जो इनके अपने टॉकिंग पॉइंट्स थे, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं ना, कमीशन बनाना है। हमने नदीम साहब अभी भी हम कह रहे हैं, आपने एक चिट्ठी दी है ना, उसका एक रिटर्न जवाब, और हमने भी सिर्फ PMLN नहीं करना है, इत्तेहादियों ने मिलकर इसका एक रिस्पॉन्स बनाना था मीटिंग के अंदर। वो आप कमीशन बनाने के लिए तैयार है या नहीं? देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने भी, आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो मामलात 9 मई से रिलेटेड हैं। नंबर 1, आई ऑल्सो पर्सनली फील कि TORs that they suggested, उसमें तो मतलब कि मेरे नज़दीक वो मज़ाक़ खेज़ थे। इन एनी केस, और वो ज़्यादातर मामले या जुडिशली सेटल हो चुके हैं या सब जुडिस हैं। तो एक चीज़ जो ऑलरेडी जुडिशरी के प्रोसेस से गुजर गई है या सब जुडिस है, उसके ऊपर तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाना 9 मई पे कमीशन नहीं बन सकता। नहीं, मतलब कि ये दिस इज़ माई व्यू, आई मे बी रॉन्ग, बट हमने जैसे आपसे कहा कि उस टाइम पे भी ये कहा गया था कि जो फॉर्मल रिस्पांस है हुकूमती कमेटी का या इत्तेहादियों की कमेटी का, वो सब इत्तेहादियों से मुशावरत करके हम आपको देंगे। आपने एक चिट्ठी बनाने में 1.5 महीना लगाया, इतना सब्र तो करें ना कि आप जब अगली मीटिंग आए तो वहाँ पे हुकूमत का कमीशन बनाने में क्या मज़ाक़ है जब वो इनको चार्जशीट कर सकता है कि 9 मई में आप ही कसूरवार हैं, पकड़े इनको, मेयर साहब को पकड़े। देखिए एक तो दिक्कत ये है कि एक चीज़ जो जुडिशली सेटल हो गई, आप उसके ऊपर कमीशन इंक्वायरी क्या बना सकते हैं, लीगल सवाल। इंडिविजुअल्स को पनिश किया है ना, लेकिन ओवरऑल 9 मई क्या उसके मास्टरमाइंड इमरान खान और PTI थे? सर ये सवाल था ही नहीं, साबित कर दें, इन्होंने ये नहीं कहा कि मौका है साबित सर, इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा खान साहब को 9 मई तक वो लोग पहुंचे किस तरह, उन्होंने ये नहीं कहा। भाई वो आप कमीशन के परिव्यू में शामिल कर दें। हम यही तो कह रहे हैं, आप मुज़ाकराती अमल में रहे तो सही ना, आगे जवाब भी सुनना। जिस सवाल को पूछने में आपको 1.5 महीना लगा है, उसमें आप 10 दिन से पहले, और सर पिछला पूरा हफ्ता इन्होंने किया। कल सुबह बैठ के क्या करेंगे? नदीम साहब मेरी गुजारिश ने, पिछला पूरा हफ्ता PTI ने क्या किया, कौमी असेंबली में मैं मौजूद था, पिछला पूरा सेशन 10 दिन ओए किया है। क्या कह रहे थे? नदीम साहब इन्होंने खुद सिखाया है। नहीं नदीम साहब हर दिन वज़ीर आज़म साहब ने सिखाया, हर दिन वापस बताया, हर दिन क्वेश्चन आवर अहम बिजनेस हाउस का। इन्होंने एक बात करनी थी, स्पीकर साहब ने बार बार कहा बिजनेस हाउस का मुकम्मल होने दो, उसके बाद आप बात करें। इन लोगों ने ना सिर्फ बिजनेस डिस्टर्ब किया, इन्होंने वॉकआउट करके कोरम कॉल किया, और जितना भी अहम बिजनेस था उसमें चाहे लोगों के सवालात थे, चाहे मेंबर्स के सवालात थे, कॉलिंग अटेंशन नोटिस थे, अहम अपोजिशन है तो पूरा नहीं कर रहा ना, वो तो हुकूमत नहीं सर। मगर क्या ऑपोजिशन का ये काम नहीं है कि असेंबली के अंदर आके कौमी इश्यूज पे बात होने दे या करने दे? खुद नहीं कर सकते तो दूसरे करने दें। आप लोग खुद वॉकआउट करते हैं, क्या ये काम नहीं? आपके अरकान कोरम नहीं पूरा कर सकते? नहीं देखिए, हमारी तरफ से भी मेंबरान को और मौजूद होना चाहिए था। मगर अगर आपसे ये कोई कह रहा है आपने जो इमरान खान के हक में आके नाराबाजी करनी है, आपने दिखानी है पीछे वीडियोस, आप दिखाएं बाद में, वो किसी ने नहीं रोका। मगर जो बिजनेस ऑफ द हाउस है, जिसके अंदर अहम इश्यूज हैं, कोई हेल्थ से रिलेटेड, कोई रेलवे से रिलेटेड, कोई लोड शेडिंग से रिलेटेड, जो भी लोगों के इश्यूज हैं, वो वहां पे ये बाकायदा बाय डिजाइन रोकते थे, शोर मचाते थे, और फिर बाद में उसको डिस्टर्ब करते थे। और बाकायदा ये तय करते थे पहले कि हम कोरम नहीं कॉल करेंगे, ताकि ये अहम बिजनेस हाउस का जो मकसद है इस हाउस का, ये पूरा हो जाए। उसके बाद स्पीकर साहब ने कहा था कि आपको भी पूरी बात करने का मौका मिलेगा, ट्रेजरी को भी मिलेगा, सियासी जो आपने बात सुबह क्या करेंगे? फिर बैठ के हुकूमत आएगी और एक वो कैमरा के सामने वो अपना बयान दे के चली जाएगी, इसके अलावा तो फिर आउटपुट जीरो होगी ना। मलिक साहब, द कंट्री नीड्स हीलिंग। पिछले कई सालों से, तकरीबन 1 दहाई से, जब से पैनामा का स्कैंडल आया उस वक्त से लेकर अभी तक, और खुसूसन जो पिछले 3-4 साल गुजरे हैं, ये पॉलिटिकल क्राइसिस इतना शदीद हुआ है कि इसकी सारी की सारी जो कीमत है अव्वल इस कौम ने अदा की। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, शरह सूद कम हुई, मैक्रो लेवल के ऊपर इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, खुदा का शुक्र है। लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि 2-3 हफ्ते पहले वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट भी आई कि सिर्फ पिछले साल में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी मजीद सतह गुर्बत से नीचे चले गए। जो ग्रोथ है इसमें और जाएंगे ना, इसमें एम्प्लॉय होंगे और पुअर होंगे। तो हम ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे पहले पाकिस्तान के लोग अदा कर रहे हैं, महंगाई की सूरत में, बेयकीनी की सूरत में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में कोई नहीं आ रही, जो यहां पर आपका कैपिटल था वो यहां से बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हो रहा है। फिर उसके बाद ये लड़ाई इस हद तक फैली है कि इसने अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमें नजर आ रहा है, जो पिछले 3-4 सालों से हो रहा है, ये पोलराइजेशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। मीडिया के अंदर ये पोलराइजेशन मौजूद है, अवाम के अंदर ये पोलराइजेशन मौजूद है। हमें बतौर, मैं सियासतदान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अशराफिया का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि जो इस मुल्क की
पॉलिटिकल, जुडिशियल, मिलिट्री एलीट है। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को अब थामना है। ये जितने हम आपस में पोलराइजेशन, नफरतें बढ़ा चुके हैं, इसको खत्म करना है। तहरीक इंसाफ के दोस्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से मेरे पास आए थे, तो मैंने तो उनके सामने एक बड़ी बेसिक सी इस्तदा रखी। मैंने कहा कि जी अगर तो आपकी तगदो वापस दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए है, दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो दिस इज नो पॉलिटिक्स। तो छोटी सोच हो जाएगी। तो छोटी सोच है। इमरान खान साहब की मकबूलियत में तो किसी को शक नहीं है, उनका कद वाकई बहुत बड़ा है, इस वक्त मुल्क के सबसे मकबूल तरीन रहनुमा है। तो इसको बड़े लार्जर डिबेट की तरफ ले जाएं और इसी प्लेटफॉर्म से एक लार्जर नेशनल एजेंडा तय करें कि जिसके अंदर हमने जो सिविलियन स्पेस सीड कर दिया है, जो डेमोक्रेटिक स्पेस हमने सीड कर दिया है, जो अदलिया का हाल हो गया है, और बहुत सी चीजों के जिम्मेदार हम खुद हैं कि हमने किस तरीके से इन चीजों को दुरुस्त करना है। पीका एक्ट, अब देखें ये काम वो हुकूमतें करती हैं कि जिनको अपनी क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी का जो शिकार हो, यानी कि आप तनकीदी आवाजों को बिल्कुल बंद कर देंगे। कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत ऐसे करती है? आपने उस कानून के अंदर ट्रिब्यूनल्स को, एक तो फेक न्यूज को आपने डिफाइन नहीं किया, फिर उसके बाद आपने ट्रिब्यूनल्स के हाथ में फैसले पकड़ा दिए और ट्रिब्यूनल से सीधी अपील रख दी सुप्रीम कोर्ट में। दरमियान वाला टियर ही आपने उड़ा दिया। तो ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं आप मुल्क को? कोई आवाज ना निकाले, बस वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरह ऊ कर सकते और कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रेक ले ले हमारे साथ ही। वेलकम बैक। बिलाल साहब, फिर सुबह हम आपकी तरफ से क्या तवक्को रखें, एक प्रेस स्टेटमेंट या कुछ इससे ज़्यादा? देखिए जी, मैं तो ये ज़ाती तौर पे तवक्को रखूँगा कि पीटीआई जो है ये होश के नाखून लेगी और हमेशा की तरह सियासी डायलॉग से भागने के बजाय एक फोरम अगर बन गया है जहाँ पे एक अच्छे माहौल के आप इनको एंगेज करेंगे या टीवी स्टेटमेंट से दावत देंगे? ये भी तो हो सकता है ना, सुबह फ़ोन कॉल उठाएं और कहें कि आइए यार बैठ के कोई रास्ता निकालते हैं। नहीं, मतलब कि स्पीकर साहब की तरफ से दावत गई भी है ऑफिस के लिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आएंगे। स्पीकर साहब फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, बैरिस्टर को गौहर को एक उठा के फ़ोन कॉल शायद की हो, मेरे इल्म में नहीं है, मगर देखिए एक फोरम है जिसकी 3 मीटिंग्स हो गई हैं, इन्होंने भी तस्लीम किया, हमने भी तस्लीम किया कि अच्छे माहौल के अंदर गुफ्तगू हुई है, एंड नॉट जस्ट लिमिटेड टू दीज डिमांड्स। देखिए कौम के लार्जर इशूज़ हैं, जो बात मुस्तफा भाई भी कर रहे थे, हमें दिखाना होगा कि दहशतगर्दी जैसे मामलात पे, मईशत जैसे मामलात पे, संगीन कौमी मामलात के ऊपर इस फोरम के ऊपर ये लोग बैठ के आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये ऑप्टिक्स दमसेल्व्स बड़ी अच्छी हैं, इस चीज़ को जारी रखें। पीटीआई को भी मेरे ख्याल से इसको रिकंसिडर करना चाहिए और इस फोरम पे आना चाहिए। आपको वो संजीदगी के साथ बातचीत के अमल को रिज्यूम करने पे गौर करना चाहिए। ये अच्छी अप्रोच नहीं है कि जाओ मैं नहीं बैठता, मेरे ख्याल में बैठने बात करने से रास्ता निकलता है। देखिए कॉल ऑफ हुआ और अब कल है, उसके दरमियान भी दिन थे, आपने जिस तरह बताया अप्रोच की जा सकती थी ना, क्या इनकी तरफ कमेटी, इनकी तरफ से कमेटी चली जाए, असद कैसर साहब के पास चली जाए, किसी के पास चली जाए, उन्हें एंगेज करें। अगर संडे के दिन इमरान खान साहब की मुलाकात कराई जा सकती या ऑड आवर्स में जेल खुल सकती, तो क्या आज में ये सारे दिन में ये प्रोसेस नहीं हो सकता था कि दोबारा जी इमरान खान साहब को कंसल्ट कर लें? हमारा ये नुक्ता नज़र है, हम इसमें कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो इसलिए आपका टेबल पर बैठना ज़रूरी है, मगर ऐसा कोई इंदिया आया ही नहीं। कोई बैरिस्टर गौहर को कोई फ़ोन कॉल गई या नहीं? उनकी तरफ से तो आज यही चला है कि हम नहीं बैठ रहे। अब क्या स्पीकर साहब ने उन्हें कॉल की दोबारा कायल करने के लिए या नहीं? ये मेरे आइडिया नहीं है, मगर आज इस्लामाबाद में ही थे बैरिस्टर गौहर, इसलिए कोई रब्ता नहीं हुआ। आपका ये गैस वर्क यही है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपका लगता है यही इम्कान है कि कोई रब्ता नहीं किया गया। लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स मुस्तफा नवाज साहब, कोई आप ही दोनों को कोई समझाइए कि कौम को आगे रास्ता दिखाना है तो दिल खोलना पड़ेगा, रास्ते भी खोलने पड़ेंगे। दिल भी खोलना पड़ेगा मलिक साहब, और इसमें एक तजवीज़ मेरी तो ये होगी कि देखिए मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब, इनका सियासत के अंदर इनके रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर इस कमेटी में बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे इनका बहुत अबूर हासिल है। 80-90 की दहाई से कर रहे हैं, उतार चढ़ाव सारा जानते हैं, ख़ुद मुश्किल मराहिल से गुजरे हैं। तो ये मौका उनकी अपनी इंटरवेंशन का भी है कि देखें जो पॉलिटिक्स पूरी की पूरी मीनिंगलेस हो गई है, उसका अगर लोगों का कॉन्फिडेंस पॉलिटिक्स के अंदर आपने रिस्टोर करना है, तो मेरे ख्याल है मियां साहब को और आसिफ जरदारी साहब को खुद एंट्री डालकर इन मुज़ाकरात को किसी नतीजे पर पहुंचाना चाहिए। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क, इसकी गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, हमारे इश्यूज, एथनिक फॉल्ट लाइंस, टेररिज्म, ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि जो आप इस तरह नहीं चला सकते जिस तरह चलाने की कोशिश की जा रही है। लेजिटिमेसी, ये आपको एक मॉरल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास, हुकूमत के पास, उनको आपको देनी पड़ेगी ताकि इन इश्यूज को टैकल कर सके। और क्राइसिस से हम तभी निकलेंगे
जब इवेंचुअली हम लोगों की राय को मुकद्दम रखने की तरफ चलेंगे, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने देंगे। 2018 का इलेक्शन भी ठीक नहीं था। ये आपकी बात ठीक और है बेसिकली कि 2024 का नवाज इलेक्शन शरीफ को उससे और भी आसिफ बदतर अली था। जरदारी को दोनों का अपना वजन बातचीत की तरफ डालना चाहिए ताकि ये सिलसिला आगे चल सके। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, बिलाल अज़रक्यानी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।